नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस सत्ता पाने के लिए सभी तरीके के हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस एक बार फिर गांव-गांव कांग्रेस कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर जाकर महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों से चर्चा कर कांग्रेस की नीतियों को उनसे रूबरू करा रही है। साथ ही बीजेपी की नाकामियों को जनता को बताने के साथ ही लोगों के घरों पर झंडे लगाने का कार्यक्रम है। इस अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का गांव-गांव कांग्रेस अभियान शुरू हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि गांव-गांव कांग्रेस अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी, जिसका फिर से दूसरा चरण अब शुरू होने जा रहा है, जहां प्रदेश के 670 कांग्रेस नेता अलग अलग ग्राम पंचायतों, गांव में रात्रि विश्राम कर महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर कांग्रेसी सरकार की नीतियों को बताएंगे। इसके साथ ही बीजेपी सरकार की नाकामियों को भी उनके समक्ष रखेंगे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि कांग्रेस के झंडे को भी लोगों के घरों पर भी लगाए जाने का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि दूसरे चरण का शुरुआत 13, 14, 15 नवंबर से शुरू होगा। लोहाघाट, पिथौरागढ़, डीडी हाट में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जबकि 14 नवंबर को वह खुद कपकोट के चौरा नया पंचायत में मौजूद रहेंगे। महिलाओं, युवाओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अपने उत्तराखंड दौरे के अंतिम दिन 15 नवंबर को अनाथ शक्ति आश्रम कौसानी जाएंगे, जहां एक कार्यक्रम में प्रतिभाग के बाद वो दिल्ली वापस लौटेंगे। तो बाल अधिकारों के लिए 5 देशों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ की चाइल्ड राइट कमेटी में आज उठाने वाली धर्मनगरी की बेटी रिद्धिमा पांडे ने अब दुनिया भर में जलवायु संकट पर आपातकाल घोषित करने की मांग की। इसके अलावा आपको बताते चले, विश्व भर के 14 बच्चों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के समक्ष याचिका दायर की गई है। बाल अधिकारियों के लिए 5 देशों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ की चाइल्ड राइट कमेटी में आवाज उठाने वाली धर्मनगरी की बेटी रिद्धिमा पांडे ने अब दुनिया भर में जलवायु संकट पर आपातकाल घोषित करने की मांग की। इसके अलावा विश्व भर के 14 बच्चों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के समक्ष याचिका दायर की। बिगड़ते पर्यावरण के संतुलन को देखते हुए रिद्धिमा उन 5 देशों के खिलाफ भी वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ की राइट चाइल्ड कमेटी में याचिका दायर कर चुकी हैं, जिनमें अत्यधिक पर्यावरण परिवर्तन होने से वहां के बाल अधिकारों का हनन हो रहा था। अब रिद्धिमा पांडे ने 10 नवंबर को 14 देशों के बच्चों के साथ जलवायु परिवर्तन पर आए संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के समक्ष याचिका दायर कर दी है। याचिका में विश्व भर में 14 बच्चों ने कहा है कि अवैध खनन, जंगलों का कटान, प्रदूषण के कारण लगातार जलवायु परिवर्तन से असंतुलन पैदा हो रहा है। भारत में भी मनुष्य की सुख सुविधाओं के लिए जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। तो बाल अधिकारों के लिए 5 देशों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की चाइल्ड राइट कमेटी में आवाज उठाने वाली धर्मनगरी की बेटी रिद्धिमा पांडे ने दुनिया भर में जलवायु संकट पर आपातकाल घोषित करने की मांग की। ये हमने आपको बताया था। आपको बताते चले, रिद्धिमा बचपन से ही आपको बताते चले पर्यावरण के प्रति बेहद सजग रही है। रिद्धिमा पर्यावरण को बचाने के लिए न केवल हरिद्वार और भारत बल्कि अनेक देशों में जाकर अलग जगा रही हैं। बिगड़ते पर्यावरण के संतुलन को देखते हुए रिद्धिमा उन 5 देशों के खिलाफ भी वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ की राइट चाइल्ड कमेटी में याचिका दायर कर चुकी है, जिनमें अत्यधिक पर्यावरण परिवर्तन होने से वहां के बाल अधिकारों का हनन हुआ था। तो जसपुर में देर शाम एसडीएम के पूर्व पेशकार ने नशे में धुत होकर अपनी कार से कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में कई लोग घायल हो चुके हैं। इस दौरान आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आरोपी की कार को घेर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेते हुए आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बताते चलें कि पूर्व में जसपुर एसडीएम के पेशकार रहे विकास कुमार ने गुरुवार देर शाम
नशे में धुत होकर अपनी कार से हाईवे के पास बाजार में लोगों को कुचल दिया था। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौजूद वहां लोगों ने आरोपी विकास कुमार की गाड़ी की घेराबंदी कर अपने कब्जे में ले लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी देते हुए कोतवाल GS देवपा ने बताया है कि जसपुर में नशा करके सरेआम गाड़ी से घूमकर आरोपी विकास कुमार ने माहौल खराब किया। आरोपी को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। घायलों को सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया। घायलों से जानकारी लेकर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने देहरादून के प्रेमनगर और सेलाकुई थाना क्षेत्र से 2 कश्मीरी छात्रों को हिरासत में ले लिया। दोनों से एक गंभीर मामले में पूछताछ की जा रही है। मामला कश्मीर में पुलिसकर्मी और सेल्समैन की हत्या से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस मामले में STF कुछ भी खुलकर नहीं कह रहा है और न ही इसकी पुष्टि की गई है। प्राथमिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों कश्मीर में पुलिसकर्मी और सेल्समैन की जो हत्या हुई थी उसके तार देहरादून से जुड़े बताए गए। इन दोनों हत्याओं के कनेक्शन कश्मीर के इन दोनों छात्रों से जुड़े बताए जा रहे हैं। हिरासत में लिए गए दोनों कश्मीरी छात्र देहरादून के सुद्दोवाला और सेलाकोई में पढ़ाई करते थे। जानकारी के मुताबिक शक के आधार पर उत्तराखंड STF ने 2 कश्मीरी छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बताते चले कि देहरादून में पहले ही कई कश्मीरी छात्रों के आतंकवादी संगठनों से संबंध निकल चुके हैं। पूर्व में भी कई कश्मीरी छात्रों को यहां से गिरफ्तार किया जा चुका है। तो उत्तराखंड में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क इलाज का आयुष्मान मिला है। अटल आयुष्मान योजना में अब तक 27,112 कैंसर मरीजों को मुफ्त में उपचार की सुविधा दी जा चुकी है, जिस पर सरकार ने 50 करोड़ की राशि व्यय की है। अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 44 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बने हैं, जिसमें से 3.38 लाख को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। इसमें से 27,112 कैंसर ग्रसित मरीजों को इलाज दिया जा चुका है। इसके अलावा 1.33 लाख मरीजों की डायलिसिस की गई है। कैंसर के इलाज पर 50 करोड़ की राशि सरकार ने व्यय की है। आयुष्मान योजना कैंसर रोगियों के लिए वरदान साबित हुई। कैंसर का इलाज महंगा होने के बाद आपको बताते चले आम मरीज के लिए उपचार करना संभव नहीं हो पाता था, लेकिन योजना में कैंसर का इलाज करना भी अब आसान हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली निवासी बचन सिंह, पुष्पा पौड़ी के ओम प्रकाश, हरिद्वार से फरहा, देहरादून से जावेद अंसारी का कहना है कि आयुष्मान योजना से कैंसर का इलाज करा पाए, वो करा रहे हैं। योजना नहीं होती तो इलाज करवाना संभव था। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष DK कोटिया का कहना है कि आयुष्मान योजना में 3.38 लाख से अधिक मरीजों का पंजीकरण कर लिया गया है अस्पताल में, जिस पर 497 करोड़ की खर्च आएगा। इसमें से कैंसर डायलिसिस का उपचार लेने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। हल्द्वानी में SSP नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी विभाग में एक ही जगह पर काफी दिनों से जमे पुलिसकर्मियों को जिले के अलग अलग थाना चौकियों में स्थानांतरण करने का काम कर रही है। इसी के तहत SSP ने 12 उप निरीक्षकों का जिले में अलग अलग थाना चौकियों में तबादला भी कर दिया। दीपक कुमार को रामनगर थाने का दरोगा बनाया गया। विजय कुमार को रामगढ़ का चौकी प्रभारी बनाया गया। जोगा सिंह को हीरानगर चौकी से साइबर सेल भेज दिया गया। तो हल्द्वानी में लालकुआं थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में आत्महत्या का मामला सामने आया। यहां 45 साल के एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह कर्ज से परेशान होना बताया जा रहा है। घटना गुरुवार की है। मृतक का नाम विनोद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विनोद तिवारी के एक बेटा और एक बेटी है। विनोद तिवारी की पत्नी भी स्कूल में टीचर है। गुरुवार को सभी स्कूल गए हुए थे। विनोद तिवारी घर पर अकेला था, तभी उसने ये कदम उठा लिया। आपको बताते चले, परिजनों की मामले की जानकारी तब मिली जब वे स्कूल से घर पहुंचे। विनोद तिवारी की पत्नी और बच्चे जैसे ही घर पहुंचे तो अंदर का नजारा जो था देखकर वो उनके होश उड़ गए। विनोद तिवारी का शव पंखे के कुंडे से लटका हुआ था। परिजन आनंद फानन में विनोद को लेकर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के ऊपर काफी कर्ज था, जिसके चलते वह परेशान रहता था। बैंक के कर्ज के साथ साथ कुछ निजी लोगों का भी कर्ज उस पर था, जिसका वो देनदार था। विनोद के ऊपर कर्ज वाले रकम को लेकर दबाव बना रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अभी तक किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग की गड़बड़ी से एक गर्भवती को किसी पुरुष की जांच रिपोर्ट थमा दी गई। महिला के पति ने जब घर जाकर जांच रिपोर्ट देखी तो वह दंग रह गया। आनन फानन में वह फिर से अस्पताल पहुंचा और अपनी रिपोर्ट मांगी। पैथोलॉजी विभाग के कर्मचारी उनकी समस्या का समाधान न कर पाए तो वह डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने उन्हें दोबारा जांच की सलाह दी, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हुए। चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई। चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के समझाने पर वह दोबारा जांच कराने को तैयार हुआ। हाथी बड़कला निवासी युवक ने आपको बताया है कि उनकी पत्नी गर्भवती है। मंगलवार को जरूरी परामर्श के लिए पत्नी को लेकर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जरूरी जांच की सलाह दी थी। इसी पर मंगलवार को ही अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में महिला ने जांच के लिए सैंपल दिए। बुधवार को युवक पत्नी को साथ लेकर जांच रिपोर्ट लेने अस्पताल पहुंचा। एक रिपोर्ट बृहस्पतिवार को मिलनी थी, इसलिए महिला डॉक्टर को दिखाने के बजाय वह रिपोर्ट लेकर पत्नी को घर ले गया। उन्होंने घर जाकर देखा तो जांच रिपोर्ट में पत्नी की जगह किसी पुरुष का नाम था। युवक ओपीडी और जांच रिपोर्ट के पर्चे लेकर फिर पैथोलॉजी विभाग में पहुंचा और अपनी पत्नी की जांच रिपोर्ट मांगी। पैथोलॉजी विभाग के कर्मियों ने खोजबीन की, लेकिन युवक की पत्नी के नाम की जो जांच रिपोर्ट थी वो नहीं मिली। चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के हस्तक्षेप पर युवक शाम को पत्नी को लेकर फिर से अस्पताल पहुंचा और जांच के लिए दोबारा से सैंपल दिलाया। अस्पताल कर्मियों के मुताबिक पैथोलॉजी विभाग में अक्सर इस तरह की गड़बड़ी सामने आती रहती है। रोजाना औसतन 4 मामले इस तरह की गड़बड़ियों के सामने आते हैं, जिससे मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।